आज की क्लास में हम रीजनिंग का सेकंड चैप्टर क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे। और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है इसमें हम ये देखेंगे, और क्लासिफिकेशन के टाइप्स क्या क्या हैं, कितने तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, और उसके कुछ इलस्ट्रेशन लिए जाएंगे। एंड आफ्टर दैट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कराए जाएंगे। और उसके बाद फिर इसमें क्लासिफिकेशन से कौन कौन सी ईयर में, मतलब अलग अलग कोर्सेज में, एसएससी में, यूपीएससी में, या अगर हम सीयूटी में, एमयू में, जेएमआई में, सभी जगह का एक कलेक्शन लिया जाएगा, वो सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम जानेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो उसका मतलब है छांटना। ठीक है, चार ऑप्शन में से जो एक ऑड वन होगा, एक अलग होगा, उसको निकाल लेना, उसको बाहर कर देना। सोहानी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन मीन टू असॉर्ट द आइटम्स ऑफ अ गिवन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन, ठीक है, on the basis of a certain common quality they possess and then spot the stranger or odd one out. For example कि मैंने बताया भी कि कोई भी एक क्वेश्चन आपके सामने होगा और क्लासिफिकेशन में कौन कौन से टाइप्स होंगे वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैंने क्लासिफिकेशन का यहाँ पर मीनिंग आपको समझा है। क्लासिफिकेशन का मीनिंग है किसी भी चीज को चार ऑप्शन में से एक अलग को बाहर निकाल लेना, एक तरह से उसको कह सकते हैं छांटना, चूज करना, है ना। तो ऑड वन का सेंस ये जा रहा है बच्चों कि जो उनमें से अलग होगा वो क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। In this chapter, the questions are based on words, letters, and numerals. In these types of questions, we consider the defining quality of particular things. These questions test the ability of the candidates to observe the differences and similarities among various items. In these questions, 4 or 5 elements are given, out of which one does not belong to the group. You are required to find the odd one. यहां पर आपको वही बात जो मैंने बताई कि इसके अंदर वर्ड्स भी रहेंगे, न्यूमरल्स वाले भी रहेंगे, ये कई तरह के क्लासिफिकेशन यहां रहेंगे, और कुल मिलाकर के आपको जो ऑड वन है उसको अलग करना है। देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन लॉजिक to be applicable, but we need to apply optimum and best logic of all the possibilities. जैसे कि हम हर बार कहते हैं कि रीजनिंग के अंदर आपको लॉजिक ही लगाना है, लेकिन आपको ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही लॉजिक लगाने से आ जाए, एक से ज्यादा कई बार एक क्वेश्चन पर लगते हैं, लेकिन आपको बेस्ट पॉसिबिलिटीज वहां पर निकालनी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन आपके तीन तरह के होते हैं: लेटर वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन एंड लेटर क्लासिफिकेशन। देखो, जब एक चीज का याद रखना कि जब हम वर्ड क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों, तो उस वर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर हमें यह जानना जरूरी होगा कि कौन कौन सी बातों का हमें याद रखना है। हम बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला टाइप है वर्ड क्लासिफिकेशन, दूसरा टाइप है नंबर क्लासिफिकेशन, एंड तीसरा टाइप है लेटर क्लासिफिकेशन। बच्चों, जब वर्ड क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इसके अंदर एंटोनियम एंड सिनोनियम ऑफ द वर्ड्स का कॉन्सेप्ट हमें याद रखना होगा। उसके अलावा क्लासिफिकेशन के अंदर जब वर्ड की बात आएगी तो डिफरेंट टाइप के जो वर्ड्स आएंगे जो हमने पीछे पढ़े, बट वहां पर रिलेशन अलग था एनालॉजी के अंदर। यहां जो है आपको ज्यादातर एंटोनियम और सिनोनियम्स के कॉन्सेप्ट में जानेंगे। ठीक है, अब किस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो भी आपका भी क्लियर हो जाएगा, और कुछ जनरल क्वेश्चंस होंगे वर्ड के अंदर, जैसे कि इलस्ट्रेशन 1 के अंदर एग्जांपल देख सकते हैं, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यहां आपका होम है, सिटी है, टाउन है, विलेज है, तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपको बिल्कुल अलग लग रहा है। क्योंकि होम को इसलिए अलग कहा गया है क्योंकि होम एक छोटा एलिमेंट है। अगर सिटी, टाउन और विलेज की बात की जाए तो इसके कंपैरेटिवली ये यूनिक अलग जा रहा है, स्ट्रेंजर हो रहे, तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में? तो इस तरह से यहां पर क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे। फिर उसके बाद यहां पर एंटोनियम और सिनोनियम पर भी कॉन्सेप्ट बनेंगे, तो वो आगे याद रखना है। वर्ड क्लासिफिकेशन में मैंने क्या बताया कि जनरल इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके अलावा एंटोनियम्स और सिनोनियम्स बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। जब हम वर्ड क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहां एंटोनियम्स और सिनोनियम्स वर्ड्स में याद रखना है। बात करेंगे नंबर क्लासिफिकेशन की। जितना भी हमने एनालॉजी के अंदर पीछे पढ़ा है, तो उस नंबर क्लासिफिकेशन के अंदर आपके पास में यहां आपको वो सारी चीजें याद रखनी है कि एडिशन का कॉन्सेप्ट, सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसके अलावा स्क्वायरिंग नंबर क्लासिफिकेशन में, उसके अलावा क्यूबिंग नंबर क्लासिफिकेशन में, इन सब कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा। उसके अलावा आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यस, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है बच्चों। इसी तरह से प्राइम, कंपोजिट,
नंबर के बारे में जानेंगे, यानी यहाँ पर क्लासिफिकेशन प्राइम कंपोजिट में भी बन सकता है, उसके अलावा इवन ऑड के कॉन्सेप्ट में भी बन सकता है। तो मेरा कहना यहाँ पर यह है कि यहाँ जब आप नंबर क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए बनाने हैं क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सब हम पीछे नंबर एनालॉजी के अंदर पढ़ चुके हैं। तो बस यहां पर क्लासिफिकेशन होगा, क्योंकि जो 3 मिल रहे होंगे उनको छोड़ देंगे, जो अलग होगा उसको बाहर निकालेंगे, वही आपका आंसर होगा। अब बात करेंगे लेटर क्लासिफिकेशन की। लेटर क्लासिफिकेशन के अंदर जो भी हमने पीछे वाले चैप्टर में एनालॉजी के अंदर अल्फाबेट या लेटर जो पढ़े, वहां पर फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, फर्स्ट हाफ क्या है, सेकंड हाफ क्या है, और उसकी पोजीशंस ऑफ द लेटर क्या हैं, उन पोजीशन से फिर उनके डिजिट्स की वैल्यू क्या बन रही है, वो सारी चीजों को, उसके अलावा इसके अंदर वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, ठीक है। और यहां पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में भी जा सकते हैं। जितनी भी चीजें पीछे हमने लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर एनालॉजी या अल्फाबेट एनालॉजी के अंदर पढ़ा है, तो यहां लेटर क्लासिफिकेशन के अंदर उन्हीं पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से यहां हम 3 टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। अब पहला इलस्ट्रेशन मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, वो क्या है? फर्स्ट इलस्ट्रेशन आपके सामने है, क्या है कि ये तो आपको मालूम है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि ये आपका बिल्कुल स्टैंडर्ड था, ऑड वन था। सिटी, टाउन एंड विलेज ऑल आर द बिग यूनिट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट होम, होम इज स्मॉल यूनिट, सो दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी होम। क्लियर? ठीक है मंतशा। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन ये वर्ड से है, चूज द ऑड वन। देखो ये जनरल टाइप क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी सीजीएल 2015 के अंदर पूछा गया है, ये याद रखें। और यहां पर आईज है, नोज है, एयर्स है, वेस्टिबुलर है। अब देखो अगर हम देख रहे हैं आईज, नोज, एयर्स, वेस्टिबुलर, तो इसके अंदर आईज, नोज और एयर्स ये सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, है ना। लेकिन अगर वेस्टिबुलर की बात करेंगे तो वेस्टिबुलर जो है वो आपका इनर पार्ट ऑफ द ईयर, एक कान का इनर पार्ट है ये वेस्टिबुलर, तो ये बिल्कुल अलग हो गया। जब जाहिर है कि ये अलग हो रहा है तो इसका आंसर है यही होना चाहिए, बाकी ये सब एक्सटर्नल पार्ट से ये इंटरनल पार्ट हो गया। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है सबके? ओके, मेंटली प्रेजेंट हैं? कहाँ चले गए सोचते हुए? ओके मुझे लगा कि कोचिंग के बाहर चले गए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्लासिफिकेशन के अंदर जितनी बातें मैंने अभी पीछे आपको बताई तो वही सारी चीज़ों का यहाँ याद रखना है। जैसा कि बताया गया कि स्क्वायर स्क्वायर रूट का कंसेप्ट लगेगा, क्यूब क्यूब रूट का लगेगा, इवन ऑड का कंसेप्ट लगेगा, प्राइम नंबर का लगेगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ अ नंबर लगेगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में सब जानते हैं, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड तक सबने मैथ्स पढ़ रखा है। ऑब्वियस सी बात है कि सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे, और अगर कभी ज़रूरत लगेगी तो इसका एक वीडियो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पर बना देंगे। ठीक है यहाँ आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2014 में आया है। अब जरा देखें कि इसका फर्स्ट ऑप्शन, चांदनी यहाँ पर उम्र क्या है? 27। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब। अब अगर 27 को फर्दर ब्रेक करके और दूसरे वे में अगर लिखना चाहूंगा तो 9 into 3 भी बन सकता है। तो दो इसके अंदर लॉजिक लग रहे हैं। अगर मैं 18 की बात कर रहा हूं बच्चे, तो ये स्क्वायर क्यूब में नहीं है बल्कि 9 into 2 में है। क्या है? 9 into 3, और ये क्या है? 9 into 2। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये क्या होगा? 9 into 1। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये 5 into 7 होगा। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि ये 9 के मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, बट ये 9 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए आपका आंसर ये आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड हियर। बात समझ में आई सबके? क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन। अगर आप इस नंबर को यहां पर देखेंगे तो 57 है, दूसरा 87 है, तीसरा 131 है और चौथा 133 है। देखो देख करके तो ऐसा नजर आ रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ना परफेक्ट क्यूब है, किसी ना किसी के मल्टीपल हो सकते हैं, या प्राइम या ऑड का, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट, या प्राइम या कंपोजिट का कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 57 के फैक्टर जो हैं 19 into 3 क्या होगा बच्चे? 19 3 जा 57, यही होता है ना। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये भी कहीं ना कहीं कंपोजिट है। ऐसा रीजन इसका ये है कि 87 7 और 8 15, इसका सम कितना रहा? 15। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग 3 से कट जाएगा। इसका मतलब कि 3 to the 6, एक इसका 3 भी बन रहा है
और 3 2 द 6, 2 इधर 3 9 द 27, तो 3 को 26 टाइम्स जब करेंगे, सॉरी 3 2 द 6, 2 इधर 3 9 29 टाइम्स करेंगे तो 29 इंटू 3 करने पर या 3 इंटू 29 करने पर 87 आ जाएगा। 133 की बात करेंगे तो 133 भी कहीं ना कहीं ये किसी टेबल में आ रहा है, ये भी कंपोजिट है। अगर आप देखेंगे 3 3 6 और एक 7, ये 7 से कटेगा। ऑड इवन प्लेस को देखेंगे 4 में से 3 जाएंगे, एक बचेगा नहीं, उससे 7 से नहीं, मेरे ख्याल से 11 से हो जाएगा। 11 1 जा 2 बचेंगे, 23 नहीं, 11 से नहीं हो, 17 से आई थिंक सो हो जाएगा ये, जहां तक मेरा मानना है। तो 17 के मल्टीपल में आ जाएगा। लेकिन 131 एक ऐसा नंबर है कि जो किसी दूसरे टेबल में, या इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, इसका एक 1 फैक्टर है और एक अपने आप इसका खुद फैक्टर है, तो इट्स मीन कि ये आपका प्राइम नंबर है। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो इस तरह से यहां पर हम ये नोटिस कर रहे हैं कि यहां आपके सामने नंबर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन किस वे में या किस पैटर्न पर आने वाले हैं। क्लियर? इसके बाद हम लेटर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, और लेटर क्लासिफिकेशन बच्चों बच्चों लेटर क्लासिफिकेशन में आपको क्या याद रखना है? यहां आपको पोजीशन ऑफ द लेटर याद रखना है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट का याद रखना है, रिवर्स ऑर्डर ऑफ लेटर्स याद रखना है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोजीशंस ये भी याद रखना है। ठीक है बच्चों? तो पोजीशंस में कितना ऐड हो रहे, कितना मल्टीप्लाई हो रहे। रिवर्स ऑर्डर क्या है? रिवर्स ऑर्डर मतलब बैकवर्ड काउंटिंग। कई बार ऐसा होता है कि जैसे लिखा है फॉर एग्जांपल कि A एप्पल, फिर उसका रिवर्स ऑर्डर आ गया ELPPA ऐसे करके, तो ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है। इस तरह से भी चीजें याद रखनी है। अब इसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहां पर आपका आता है चूज द ऑड वन। आपको मालूम है कि H है आप सब जानते हैं कि H की पोजीशन 8 है, Q की पोजीशन बच्चों क्या होती है 17, और T की पोजीशन मेरे ख्याल से 19-20 होती है, शायद ये लिखा है 20 है, और नहीं लिखा है मेंशन है, और Z की पोजीशन 26 है। अब अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो ये भी बच्चे इवन है, और ये भी इवन है, ये भी इवन है। ठीक है चांदनी? बट मंतशा ये जो है आपका ऑड है, इसलिए आपका आंसर यही होगा। सोनी क्लियर हो गया? ठीक है, सब बच्चों का क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद चूज द ऑड वन। अब इसमें अगर देखेंगे तो यहां जो आपको लेटर्स हैं LNJ, RTP, NPK, FHD, तो इसको आपको अगर पैटर्न को यहां जज करेंगे तो पोजीशंस कहीं ना कहीं निकालने जरूरी होंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे सामने नजर आ रहा है आपको कि यहां जो है आपके पास में LNJ है, L से N तक आने में +2 हो रहे, एडिशन हो रहे हैं ना, लेकिन L से J पर आने में या J से L तक जाने में वापस जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं, क्योंकि ये J इसके बाद आता है, ऑब्वियस सी बात है, तो +2 -2। R से T पर जाएंगे +2, R से P पर आएंगे तो -2, N से P पर जाएंगे +2, N से K पर जाएंगे -3, F से H पर जाएंगे +2, और F से D पर जाएंगे तो -2। क्लियर? तो हमने ये एनालाइज किया कि यहां आपको इसमें सब जगह पर -2 यहां भी, और यहां +2, बट इस जगह पर -3 है। ये अलग हो गया, कौन सा ऑप्शन है? NPK। तो NPK यानी आपका ऑप्शन नंबर C जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। क्लियर सभी बच्चों का? कोई कंफ्यूजन यहां तक? आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कि किस तरह के ये सारे मैंने आपको इलस्ट्रेशन से समझाया तीनों टाइप्स को। अब यहां पर डिफरेंट और आपके लेटर्स में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो टाइप 1 के अंदर यहां बताया गया है कुछ सेवरल टाइप्स हैं। यहां देखिए कितने तरह के हैं। चूजिंग द ऑड वर्ड लेटर या लेटर्स ग्रुप नंबर, इसमें क्या है? In each of the following questions, 4 or 5 words have been given, out of which 3 or 4 are like in some manner, while the 4th, 5th one is different. अगर आप देख रहे हैं कि ये पेयर, एप्पल, लीची, गुआवा, ऑरेंज, इन सब के अंदर अगर शुरू के 4 ऑप्शन को देखा जाए तो सब मीठे फल होते हैं, स्वीट होते हैं, है ना? इसका टेस्ट ऑरेंज का खट्टा होता है, ये सिट्रस है, तो इसलिए आंसर आपका ये हो जाएगा। देखने में तो सारी फ्रूट्स हैं, बच्चा कहेगा ये कैसा क्वेश्चन दे दिया, सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन फ्रूट्स के विटामिन के अकॉर्डिंग कि किस में क्या विटामिन है, या उन फ्रूट्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन था। क्लियर?
ये नाशपाती कहलाती है, ये सेब कहलाता है, ये लीची खाई है आपने, ये अमरूद खाया है, ये सब कैसा टेस्ट होता है? लेकिन सर कभी-कभी लीची का भी तो आ जाता है ना। वो एक्सेप्शनल है। नॉर्मली जो कंसीडर किया जाता है सिट्रस फ्रूट में जो आता है वो ऑरेंज ही आता है, लीची नहीं आती है। और सिट्रस फ्रूट होता है जो खट्टा होता है ना, तो जाहिर है कि ये इसका आंसर ऑरेंज बनेगा। आपने सारे फ्रूट्स खाए तो सब हैं, लेकिन आंसर नहीं पकड़ रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। अच्छा ये नेक्स्ट रिपीट हो रहा है, 8 नंबर का इधर है, ठीक है, इतना क्लियर है ना? यस सर। पहले 8 इलस्ट्रेशन कराते हैं, फिर इसके बाद इधर आएंगे। नंबर 8 में कहा गया है, ये एसएससी सीपीओ 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैरीगोल्ड, ट्यूलिप, लोटस, रोज। देखिए देखने में ये नजर आ रहा है कि सारे के सारे ये कहीं ना कहीं आपके क्या हैं, फ्लावर्स हैं, लेकिन इसके अंदर ट्यूलिप जो है एक प्लांट का काइंड है ना। तो ये बात भी याद रखनी है आपको। ऐसा बहुत बार हमें एग्जाम हॉल में लगता है कि ये तो सब ऑप्शन सेम ही आ रहे हैं या ये ऑप्शन गलत है। जैसे कि मैंने आपका मॉक टेस्ट लिया तो आप लोग भी कह रहे थे सर एक CEG, GI और VT वाला जो था वो आपने गलत दिया है, लेकिन फिर मैंने उसको सॉल्व करके दिखाया था। तो ऐसा हमें बोलने से पहले उसको कई बार पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। तो एग्जामिनर इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं देगा कि एग्जाम में बैठो और यूं ही कर के, थोड़ा तो आपको एफर्ट्स लगाना होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो है आपका ये जो वर्ड है, ये ट्यूलिप आपका एक तरह का प्लांट है और बाकी सब फ्लावर्स हैं, लेकिन कई बार इन ऑप्शंस में मिला करके ऐसा बना रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये भी, क्योंकि बच्चे यही समझते हैं, बट वो एक प्लांट काइंड है, तो इसलिए आपका आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 9 से 10 तक देखेंगे। चूज द लेटर ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसके अंदर देखेंगे ये BSSC CGL 2015 के अंदर पूछा गया है, MTF SLE RKD UNG। देखिए जो यहां पर जो कुछ ये अल्फाबेट्स आपको दे रखे हैं, इनकी पोजीशंस को आपको जज करना होगा। जैसे कि मैंने बताया कि एडिशन में जाएगा या मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। कई बार ऐसा भी होगा कि बीच वाला अल्फाबेट जो है वो राइट और लेफ्ट के सम के या सब्ट्रैक्शन उनके डिफरेंस के इक्वल भी हो सकता है, अलग अलग पैटर्न लग सकते हैं। तो यहां अगर बात करेंगे MTF, तो M की पोजीशन होती है 13, T की पोजीशन होती है 20 एंड F की पोजीशन 6। अगर हम 13 से 20 तक जाएंगे तो +7 हो रहा है, और अगर हम 6 से वापस इधर आएंगे तो जाहिर है कि यहाँ -14 हो रहा है। तो 7 का मल्टीपल तो चल रहा है, लेकिन एक प्लस में एक स्टेप और दूसरा स्टेप माइनस में चल रहा है। इस कंसेप्ट को समझना है। नेक्स्ट आपका आ रहा है S से L पर जाने में 19 है S की पोजीशन, L की पोजीशन 12 है, तो S से L जाएंगे या L से S जाएंगे तो -7, और इसी तरह से 5 से 12 के लिए जाहिर है E से L पर आएंगे तो -7। तो ये दोनों जगह -7 आ रहे हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां आपको इसमें भी R से K पर जाने में -7 और K से D पर जाने में -7 हो रहा है। सिमिलरली U से N तक जाने में -7 और N से D तक जाने में -7 हो रहा है। क्लियर? तो ये बिल्कुल अलग था, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर A आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ चुकी है? आपका क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपका ये PSC में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। अल्फाबेट्स आपको दे रखे हैं, पोजीशंस को जज करना है। अल्फाबेट्स के अंदर ज्यादातर यही कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने कई क्वेश्चन अभी तक करके बताए। H G F E D, कई बार रिवर्स ऑर्डर होगा, कई बार वॉवेल और कॉन्सोनेंट का भी आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो H G F E D, लेकिन अगर मैं इसको यहां से देख रहा हूं D E F G H, दिस इज रिवर्स ऑर्डर, है ना? रिवर्स ऑर्डर है कि नहीं? इसी तरह से L M N O P रिवर्स ऑर्डर, I J K L M आना क्या चाहिए था? M, बट है क्या? N। इसको चेक कर लेते, P Q R S T, तो इट्स मीन कि ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो इस तरह से हमने एक रिवर्स ऑर्डर से ये क्वेश्चन सीखा। क्लियर? नेक्स्ट देखें 11 नंबर। 11 क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि चूज द ऑड वन। अगर यहां पर आप देख रहे हैं तो यहां देख करके जाहिर है, साफ नजर आ रहा होगा आप लोगों को कि ये 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। ये 169 13 का है, और 256 जो है ये आपका किसका होता है?
हाँ 16 का होता है, और 324 जो है 18 का स्क्वायर है, बट 288 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए ये ऑड वन है, तो इसको बाहर निकाल दो। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड वन। ये आपका SSC 10+2 2014 के अंदर आया है। 512 जो है ये आपका 8 का क्यूब होता है बच्चों। इसी तरह से 625 जो है ये आपका 5⁻12 कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं, या आप 25 का स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं। इसी तरह से 1296, मुझे लगता है 1296 भी कोई परफेक्ट नंबर है। ये किसका है? ये 36 का है, ये 36 का स्क्वायर है। अगर मैं बात करता हूं 2401, यानी ये जो है 49 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 14। तो इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि यहां पर ये भी स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बट ये क्यूब था, तो ये अलग हो गया, इसलिए आपका आंसर 512 हो जाएगा। बात समझ में आ गई गर्ल्स? सबका क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द टर्म विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। इसके अंदर जो आपको नजर आ रहा है डी जे, मैं इसको यहां मेंशन कर देता हूं 13 नंबर को। ये आपका ए ऑप्शन है बच्चों, डी जी और 2। डी की पोजीशन मुझे मालूम है ये 4 है, और 2 आपके लास्ट में दे रखा है। 4 + 2 करने पर बच्चों 6 मिलता है, ठीक है। और 6 में अगर मैं ABCDEFG, 6 में अगर 1 प्लस करता हूं तो मुझे G मिल जाता है, यानी 7 पोजीशन मिल जाती है। बात समझ में, कौन सा पैटर्न समझ में आ रहा है ना? अब इसी तरह से मैं अगर E के 5 पर जाऊंगा तो इसके अंदर E की पोजीशन आप जानते हैं वो कितना है? 5 प्लस लास्ट में 5 है, दोनों का सम किया 10, 10 में 1 प्लस किया, कितना आया? 11। क्या के 11 पोजीशन पर आता है? I 9 पर आता है, IJ के 11 पोजीशन पर के आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम पैटर्न पर हैं। पैटर्न निकल करके आ गया है कि किस तरह से चल रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट को जरा चेक कर लेते हैं, J और 6। J की पोजीशन क्या है? J की पोजीशन 10 और प्लस 6, 10 + 6 16, तो 16 में 1 प्लस करेंगे 17। क्या R की पोजीशन 17 है? 18 है, तो इसका मतलब आपका आंसर सी होने वाला है। ये अलग जा रहा है, और इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं। P की पोजीशन क्या है? P की पोजीशन है सर 2019 कितना है? 16 सॉरी, 16 + 8 सॉरी सर, बैकवर्ड 11 है। फॉरवर्ड काउंटिंग के अकॉर्डिंग 11 पोजीशन है। 11 के हिसाब से देखिए ना, बैकवर्ड के हिसाब से 11। मैं फॉरवर्ड ही पूछ रहा हूँ। 16 + 8 24, 24 + 1 25, और y की पोजीशन 25 होती है, तो ये भी सही है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखें, R 18 + 3 21, 21 + 1 22, और V की पोजीशन 22 आ रही है। इट्स मीन कि सब पैटर्न सेम है, ये अलग था। आपका आंसर होगा JR6। क्लियर? समझ में आ चुका? तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके यहां पर बनेंगे। मिक्स हैं, हालांकि ये अल्फाबेट भी हैं, इसके अंदर नंबर भी हैं। समझ में बात आ चुकी है सबके? आगे करते हैं 13 नंबर, चूज द टर्म विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अच्छा 13 तो अभी जस्ट मैंने बताया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ऑड पेयर ऑफ द वर्ड नंबर्स। यहां आपको 14 से 16 तक सिमिलर पैटर्न पर हैं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, चूज द ऑड पेयर। अब देखो यहां पर पेयर बना करके देखें, एनालॉजी के अंदर भी इस तरह के पेयर हमने देखे, लेकिन उनके रिलेशनशिप को सिमिलर देखना है, बाकी जो एक अलग होगा उसको निकाल देना है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स यानी गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बनते हैं। ऑर्नामेंट मतलब जो आप लोग ज्वेलरी, इयरिंग वगैरह ये सब आप पहनते हैं वो है। तो क्लॉथ, गारमेंट्स, वुड, फर्नीचर, लेदर, फुटवेयर, अर्थन पॉट्स एंड क्ले। अगर आप देखें कि सबका सभी ऑप्शन में रॉ मटेरियल पहले दे रखा है और फिनिश मटेरियल बाद में है, लेकिन ई ऑप्शन के अंदर इसका अपोजिट है, इसलिए आपका आंसर ई बन जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है सबका? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड पेयर। ब्रॉड, वाइड। ब्रॉड और वाइड दोनों सिनोनियम हो गए, सेम ही मीनिंग है ना। लाइट, हैवी अपोजिट हो गए। टिनी, स्मॉल सिनोनियम हो गए। बिग, लार्ज सिनोनियम हो गए। तो ये जो है आपका ये अपोजिट मीनिंग के थे, एंटोनियम थे, इसलिए आपका आंसर ये बनेगा, ये इसके अंदर ऑड बनता है। क्लियर? बात समझ में आ चुकी। नेक्स्ट 16 नंबर, 21 to 24।
अगर मैं देखो इसका सोल्यूशन यहाँ अवेलेबल है, यहाँ 21, इसको रिड्यूस करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो आपका 7/8 बनेगा, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये भी 7/8 बनेगा, और इसी तरह से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये भी 7/8 बन रहा है, बट इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने पर 27/31 बन रहा है बच्चों। तो इसलिए ये आंसर आपका 54/62 वाला बन जाएगा। समझ में आया? अब ये कैसे रिड्यूस होता है, ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप सारे बच्चे जानते हैं कि किस तरह से इसको किया जाता है, सब लोग जानते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लियर है यहां तक सबका, ठीक है। यस, ये क्वेश्चन सबके क्लियर है ना? इसके बाद आगे देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस शीट है आपके सामने। अब इसके आंसर्स हम लोग यहाँ कुछ मैं आपको हेल्प करूंगा, डिस्कस करके करेंगे, और कुछ आप लोग करेंगे। हाँ, क्या बोल रहे? थक गया क्या? नहीं कर रहे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ मैं वही कह रहा हूँ आपको अभी करने में, इसकी शीट भी दे दूंगा आपको, बट फिलहाल अभी जितने हो जाते हैं, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास जो है 1 बजे से होगी, वो एंट्रेंस के कंबाइंड क्लास लूंगा। संडे में तो आराम कर दिया करिए सर। कोई बात नहीं है, आराम हराम है। क्योंकि अगर आराम करने बैठ गए तो फिर आराम ही करते रहते हैं, समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है ये मेहनत का वक्त है, तो इस वक्त करने दें, और बच्चों का रिजल्ट की हमें फिक्र है, तो इसीलिए हर रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है। खैर, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसके अंदर आपको नहीं, क्वेश्चन ये है, मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन ये है ऑड वन निकालना है। क्वेश्चन ये है कि ऑड वन आपको निकालना है। अब इसका ए ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है ओटी, सी दार्जिलिंग, और डी आगरा। ये बीएसएससी सीजीएल 2015 में पूछा है बच्चों, जरा बताओ क्या होगा? पक्का? अच्छा, क्योंकि सर ये तीनों ठंडी प्लेस है। पहाड़ी जी, यहां आपका आंसर है आगरा। आगरा इसलिए क्योंकि बाकी सारे के सारे हिल स्टेशन हैं, और आगरा हिल स्टेशन में नहीं आता है। समझ आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, इसका क्या होगा? और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं कमेंट करके। स्विमिंग, सेलिंग, डाइविंग, ड्राइविंग, बोटिंग। हाँ पक्का? देखो, स्विमिंग, सेलिंग, डाइविंग और बोटिंग ऑल आर रिलेटेड टू वाटर, बट ड्राइविंग इज नॉट रिलेटेड टू वाटर, तो इसलिए आपका ये EPFO 2011 में ये पूछा गया है, ये बैंक से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है ब्लैकमेल, स्मगलिंग, स्नॉबरी, फॉर्जरी, सैबोटेज। सैबोटेज क्या होता है, मैं 1 to 1 सबका मीनिंग बता देता हूं आपको। देखो, सैबोटेज का मीनिंग है कि जो सामान बेचते हैं ना, किलो वगैरह का सामान, उसमें कम तोलना, यानी तोल कर जो सामान बेचते हैं उसमें कम तोलना, ये है। और आप जानते हैं इस ब्लैकमेल जो है वो धमकी देना, तो वो भी इलीगल हो गया, ब्लैकमेल इलीगल हो गया, स्मगलिंग ये भी इलीगल हो गया, और मैंने बताया आपको स्नॉबरी जो है ये अलग मीनिंग जा रहा है इसका, सैबोटेज और फॉर्जरी ये भी इलीगल हो गया। फॉर्जरी मतलब आप समझते हैं, यानी कोई गलत काम करना, तो इस तरह से ये सारे आपके इलीगल हैं। लेकिन स्नॉबरी जो है इमारत परस्ती, एक उर्दू वर्ड है, इस तरह आता है, तो ये इसका मीनिंग है, आप हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं इसका। तो ये आंसर होगा स्नॉबरी, क्योंकि ये इसके अंदर ऑड वन था। क्लियर? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलोन, टन, क्विंटल, किलोग्राम। अब सब बताएं, SSC CPO 2012 में पूछा है बच्चों, ए वाला, कौन सा है? ए वाला। पक्का? Yes, sir। क्यों? टन और क्विंटल और किलोग्राम तीनों ही तौल के वो है, सॉलिड को तौलने का। रिप्रेजेंट करता है, गैलन लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए आपका आंसर गैलन होना चाहिए। गुड। नेक्स्ट बताइए, ब्रास, स्टील, ब्रॉन्ज, टिन, SSC CPO 2015। बोलो, ब्रास, स्टील, ब्रॉन्ज, टिन, क्या होगा उमर? पक्का? क्या बताया आपने? ब्रॉन्ज। देखो, अगर हम बात करें ब्रास की, स्टील की, ब्रॉन्ज की, ये सारे के सारे आपके एलॉय हैं, लेकिन टिन आपका एलॉय नहीं है, बल्कि टिन जो है ये एक सिंपल मेटल है। टिन जो है ये एक सिंपल मेटल है, तो इसलिए आपका आंसर टिन होगा। बात समझ में? थोड़े से केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी को भी पढ़ लेना है, क्योंकि रीजनिंग के अंदर आपका साइंस और आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब कुछ है, सब कुछ है, तो इसलिए आपको
जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, एलिमेंट्स, ये सारी चीजें आपको उससे रिलेटेड पता होनी चाहिए। यस, ये बात आपने सही कैच की है। नेक्स्ट आता है, इसीलिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है हर्ड, फ्लाइट, हाउंड, स्वार्म। ये एसएससी स्टेनो 2013 के अंदर पूछा गया है। हर्ड, ये हिरणों के झुंड को कहा जाता है, और ये फ्लाइट जो है आपका ये भी किसी का एक ग्रुप है, आई थिंक ये बर्ड्स के ही है किसी का। और स्वार्म जो है वो भी आपका जो बतख टाइप जो होते हैं ना, वो ऊंचे वाले, गर्दन लंबी वाले, उनका ग्रुप है। हाउंड ये अलग है, ये ग्रुप नहीं है। एक बार चेक करिएगा हाउंड का मीनिंग क्या है, बट ये ग्रुप नहीं है, कंफर्म, कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये सारे कलेक्टिव नाउन में थे। ठीक है, तो आपका आंसर इसके हिसाब से हाउंड बनेगा। क्लियर यहां तक? चेक करके बताओ जरा क्या आ रहा है हाउंड का। ठीक है, ये सारे ग्रुप हैं, मैंने बताया ना। हाँ, तो वो आपका एक सिंगल हो गया ना, बाकी जो है हर्ड, फ्लाइट, स्वार्म, ऑल आर ग्रुप। ठीक, तो आपका आंसर हाउंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, रिंग, टायर, प्लेट, बैंगल। रिंग, टायर, प्लेट, बैंगल और रबर ट्यूब, ये ऑप्शन में। तो इसमें से कौन सा आंसर होने वाला है? पक्का? सोच के बताएं। अगर रिंग की बात करें तो वो भी होलो है, टायर है वो भी होलो है, प्लेट में होल नहीं होता, बैंगल में होता है, रबर ट्यूब में होता है, तो प्लेट इसका सही आंसर है। वेरी गुड, सही नोट किया इन्होंने, बात समझ में आई। सारे आपके हॉलो बॉडी हैं, बट प्लेट आपका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8, ह्यूज, टिनी, हैवी, स्मॉल, बिग। ह्यूज, टिनी, हैवी, स्मॉल, बिग। तो इसमें अगर हम देख रहे हैं तो आपके पास यहां पर ह्यूज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, हैवी ये भी मतलब उसके लिए हो गया, लेकिन ह्यूज जो है साइज के लिए, टिनी किसके लिए होता है? स्मॉल साइज के लिए, बिग साइज के लिए, और हैवी टिनी भी साइज के लिए। तो हैवी जो है वो साइज के लिए नहीं होता, वो आपके वेट के लिए होता है ना। तो ऑड वन कौन सा हो? देखो कितना सिमिलर लग रहा है ये क्वेश्चन, सारे वर्ड में एक से लग रहे हैं। बात समझ में आ रही है डॉक्टर साहब? हैवी इसलिए आंसर होगा क्योंकि ये आपका वेट के पर्पज से है, बट बाकी सब साइज को मेजर करते हैं। क्लियर? हाँ जी, दिमाग में बात कुछ जा रही है कि नहीं? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में फॉल, हैंड, लैम्प, लेवरेट, ये बताते हैं। BSSC CGL 2015 में है। यहां पर कहीं ना कहीं किसी के यंग वन है ये सारे ऑप्शन में। जरा इसमें मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं, सोच के बताएं। हाँ, लेवरेट क्या होता है? लेवरेट होता है आपका, ये भी किसी जानवर का ही, मेरे ख्याल से किसी एनिमल का बच्चा है, लेकिन हैन इसमें कंप्लीट है। लैम्प भी उसके शेप को बच्चे को कहते हैं, और फॉल वो भी बच्चे को कहते हैं। हाँ हाँ, हॉर्स के बच्चे को। लेकिन इसके अंदर हैन जो है वो कंप्लीट है, वो यंग वन नहीं है। तो इसका आंसर फिर क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई, स्टार, प्लैनेट, कॉमेट, मून। बताइए, स्काई, स्टार, प्लैनेट, कॉमेट, मून, ये जितने भी है ना, स्टार हो गया, प्लैनेट हो गया, कॉमेट हो गया, भी एक तरह के स्टार है, मून, all are celestial bodies, all are celestial bodies, but sky is not. Your answer will be sky. Clear? Next है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद और सामवेद। तो ये मेडिसिन है, बाकी सब वेदास है ना। तो आपका आंसर आयुर्वेद। देखिए कितना सिमिलर दिया है, देख करके क्या नजर आ रहा है? सारे वेद लग रहे हैं ना, तो बच्चा कंफ्यूज भी हो जाता है ऐसी जगह पर, बट सही से उसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, रेक्टेंगल, बार और पाई। एसएससी स्टेनो 2013 के अंदर क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या होगा? पाई न्यूमेरिकल फॉर्म। पाई ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार एंड पाई, ये ऑल आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। लेकिन रेक्टेंगल जो है ये पाई चार्ट की बात हो रही है, इसका सेंस जो जा रहा है वो पाई चार्ट में जा रहा है। तो इसका आंसर फिर रेक्टेंगल, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बनता है और बाकी सारे के सारे एक ग्राफ
है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन, प्लैटिनम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, क्या आंसर है जरा बताओ। मंतशा आप बताओ इस क्वेश्चन को। एंटीमनी। पक्का? जी सर। आर्सेनिक क्या होता है? ये सारे सेमीकंडक्टर हैं, बट प्लैटिनम एक आपका एलिमेंट है। थोड़ा सा इसके बारे में जरा इसकी टर्मिनोलॉजी को पढ़ लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं कि एलिमेंट क्या है, कंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, इतने जितने भी केमिस्ट्री के रिलेटेड चीजें हैं ना, अदनान साहब से हेल्प ले लेना। तो यहां पर आपका आंसर है प्लैटिनम। ओके, तो ये आपका अलग है, बाकी सारे आपके सेमीकंडक्टर हैं। प्लैटिनम क्या है, एक एलिमेंट है। अब ये क्या होता है इसकी डिटेल तो मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री की, वो सर आपको हेल्प कर देंगे, या आप फिजिक्स में भी तो है ना ये। फिजिक्स भी आ रही है इसमें, इसके अंदर केमिस्ट्री भी आ रहा है, इंग्लिश भी आ रही है, मैंने अभी बताया ये दोनों चीज फिजिक्स केमिस्ट्री में दोनों में आती है। दोनों में आ रहे हैं ना। तो उसको जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा सा मतलब बेसिक नॉलेज आपको उसके बारे में होनी चाहिए। और उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसके स्क्रीनशॉट इन लोगों को भी शेयर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ड्राइवर, देखो ये अलग हो गया। ये आपका एसएससी कांस्टेबल 2012 में है। कारपेंटर हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, सारे ये प्रोफेशनल हैं, लेकिन ड्राइवर प्रोफेशन नहीं होता है। ये ड्राइवर कोई भी ड्राइव कर सकता है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट आता है मिसडीड, करप्शन, फेलर, ऑफेंस, विलेनी, बताओ जरा। पक्का? बाकी सब गलत काम है, इलीगल एक्टिविटीज हैं, और फेल होना एक इलीगल एक्टिविटी नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, वेरी गुड सोहनी। यहां पर मिसडीड, करप्शन, ऑफेंस, विलेनी जितने भी हैं सब के सब इलीगल एक्टिविटीज में आएंगे, बट फेलर इज नॉट इलीगल एक्टिविटी। अगर कोई फेल हो जाता है तो कहते हैं ना कि गिर करके जो खड़ा होता है फिर वो इस तरह खड़ा होता है कि फिर वो चलता है बढ़िया। तो इसलिए फेल अगर कोई हो रहा है, तो अगर लाइफ में पीछे जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी बेहतरी के लिए है। वो फेल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बार बार फेल होना बुरी बात है। समझ में आई बात, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, बट अगर कोई एक दफा फेल हो जाता है नहीं, वो कुछ ज्यादा ज्यादा ही ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हैं? ऊपर जाएगा। हाँ, तो ये चीजें याद रखें। इतना क्लियर है सबका? इतने ही क्वेश्चन रखें। आगे आपको मैं शीट प्रोवाइड कर दूंगा, तो उससे आपको सेल्फ करने, बाकी जितना मैंने वीडियो में यहाँ पर बनाया है इसको आप जाकर के रिवाइज करें, देखें, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें, और कमेंट में ही पूछ सकते हैं। आप लोग वीडियो जब देखते हैं तो कमेंट भी कर दिया करो, उसको लाइक करके शेयर भी कर दिया करो, ठीक है।